जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, आप हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ओजोन जो परत है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उसमें एक छिद्र था पहले। अभी हाल ही में वो छिद्र वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगभग भर चुका है या अच्छी स्थिति में है। तो आज हम ओजोन परत के बारे में ही कुछ बात करने आपके साथ आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ओजोन परत। हम इसमें सारी चीज़ों को देखेंगे। ओजोन परत क्या है, इसमें ओजोन क्या है, पहली बात ये है। फिर ओजोन परत क्या है, ये पृथ्वी के किस मंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में किस जगह पर स्थित है, वो सारी बातें हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये ओजोन क्या है। ठीक है, और ये हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है, किस तरीके से लाभदायक है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ओजोन जो है वो एक गैस है। केमिकल फॉर्मूला इसका जो आता है ओजोन का वो है O3। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन भी बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ओजोन की बात करें, ओजोन जो है अगर पृथ्वी की सतह के आसपास हो तो ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि ये हमारे श्वसन ऊतकों को नष्ट कर देती है। तो ये पृथ्वी की सतह के आसपास लाभदायक नहीं है। जबकि अगर ओजोन जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होकर के हमारे लिए लाभदायक होती है। वो किस तरीके से, देखिए, अब बात करेंगे ओजोन परत की। ओजोन परत क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अगर आप बात करते हैं तो वायुमंडल की स्ट्रक्चर को इस तरीके से मानी गई है। सबसे निचली परत को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत को हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर की परत को हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। अब वायुमंडल वाले चैप्टर में इसको अध्ययन करेंगे। समताप मंडल के जस्ट ऊपर जो आती है वो आती है मध्य मंडल परत। मध्य मंडल परत के ऊपर जो परत आती है उसको बोलते हैं आयन मंडल। ये 5 परतें होती हैं आयन मंडल परत। और सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर करके बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो ये शुरुआत की जो परत है क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी हुई आपकी, तो पृथ्वी के कांटेक्ट की जो परतें हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये इन दोनों क्षेत्रों में आपकी ओजोन लेयर उपस्थित है। ओजोन लेयर क्या, ओजोन गैस यहाँ पर इकट्ठी रहती है। ठीक है, तो वो एक परत के फॉर्म में या उसको हम एक परत के रूप में बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका जो 90% हिस्सा है ओजोन लेयर का, जो 90% हिस्सा है वो समताप मंडल में मिलता है और इसका 10% हिस्सा जो है वो मिलता है क्षोभ मंडल के अंदर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल से शुरू होकर के समताप मंडल तक जाती है। अब इसमें हम थोड़ा और आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई क्षोभ मंडल और समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। अब ओजोन परत की जो हाइट है वो क्या है? ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से हम देखेंगे कितनी ऊंचाई पे मिलती है, तो ये आपको मिलेगी 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगी। ठीक है, आपका जो 18 किलोमीटर तक, 0 से 18 किलोमीटर की हाइट तक आप लोग क्षोभ मंडल को मानते हैं, तो लगभग देखिए 15 से 18 के बीच ये क्षोभ मंडल में रहती है। और फिर 18 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है, तो 35 किलोमीटर तक ये आती है। इसकी कोई एग्जैक्ट ऊंचाई भी नहीं। अगर आप बोलेंगे कि इसकी इतनी मोटाई ही है क्या, या कहीं पे कम या ज्यादा होती है, तो ये गैस के रूप में है, कहीं पे सांद्रता ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो एग्जैक्ट में नहीं है, केवल एवरेज हम लोगों ने मान रखा है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर देखिए सबसे पहले देखी किसने थी? ठीक है, तो इसकी अगर आप बात करें तो ये सबसे पहले 1913 ठीक है
1913 की बात है, 1913 की बात है। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था चार्ल्स फैब्री और दूसरे व्यक्ति का नाम है हेनरी बुसान। इन दोनों ने सबसे पहले, दोनों फ्रांसीसी विद्वान थे या फ्रांसीसी वैज्ञानिक इनको बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों ने सबसे पहले इसको देखा था, ओजोन लेयर को, ठीक है। और इन्होंने ऐसा कुछ बताया कि पृथ्वी के वायुमंडल में एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे ओजोन गैस उपस्थित होती है, जिसको ओजोन परत करके बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ओजोन परत की जो मोटाई आप नापते हैं, मोटाई नापने की एक इकाई है, ठीक है। मोटाई की नापने की इकाई जो है वो है आपकी डावसन, ठीक है। अब डावसन क्या होता है, डावसन क्या मोटाई होती है, तो डावसन की अगर आप बात करें तो ये मोटाई होती है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर की जो मोटाई है इसको हम लोग बोलते हैं एक डावसन करके, ठीक है। तो ये तो थी आपकी डावसन इकाई जिसमें हम लोग नापते हैं ओजोन परत की मोटाई को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन परत कैसे बनती है, ठीक है। ये इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति हुए हैं, विद्वान है, जिनका नाम है चैम्बरमैन साइकिल करके दी है, विद्वान चैम्बरमैन है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ओजोन लेयर हमारी फॉर्म होती है या बनती है। तो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है ये सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में टूटती है O+O, यानी कि नवजात ऑक्सीजन में बदल जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो नवजात ऑक्सीजन में बदलती है और नवजात ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके O3 यानी कि ओजोन में बदल जाती है। इस तरीके से ये ओजोन लेयर आपकी बनती रहती है वायुमंडल में। अब ये भी है कि बनती रहती है, साथ ही साथ ये क्षरण भी होती रहती है। तो क्षरण होने के लिए क्या है कि O3 जो है, O3, ठीक है, O3 क्या है, ये टूटता भी रहता है बाद में O+O2 के रूप में, इस तरीके से टूटता भी रहता है, ठीक है। यानी कि फिर देखेंगे आप, फिर इससे ऑक्सीजन बना और एक नवजात ऑक्सीजन निकल करके आया, ठीक है, और फिर ये कंबाइन होकर के आगे साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो बनना और क्षरण होना दोनों इसका चलता रहता है। अब बात करते हैं, अब सामने आता है कि जो विशेष मुद्दा है कि ओजोन परत का छिद्र, वास्तव में छिद्र क्या है। तो छिद्र कोई स्पेशल ऐसा छेद नहीं है, बल्कि ओजोन परत की कुछ हिस्सों में सांद्रता या कह दीजिए उसके घनत्व में कमी आ जाती है। तो वहां पे क्या है कि हम लोग बोल देते हैं ओजोन परत में छिद्र हो गया। वास्तव में ओजोन परत देखिए करती क्या है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है। सूर्य जो है, देखिए जैसे ही आपका अर्थ है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से ये ऐसे करके मान लीजिए उपस्थित है। अब यहाँ पे सूर्य होगा, सूर्य से विकिरण निकलता है, उस विकिरण में हानिकारक विकिरण भी आता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं। तो वो किरणें क्या है कि जब इसको बोलेंगे आप लोग ओजोन परत, जब ओजोन परत पे अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, पराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट भी कई प्रकार का होता है, मोस्टली इसमें अल्ट्रावायलेट ABC 3 तरीके का होता है अल्ट्रावायलेट। ये बी वाला जो होता है 280 से लेकर के 320 के आसपास, 280 से 320, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये वाला जो विकिरण होता है इसको या तो अवशोषित कर लेती है या ये परावर्तित कर देती है, इस तरीके से, ठीक है। अवशोषित कर लेती है तो इस ओजोन लेयर का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण समताप मंडल का टेम्परेचर हाई रहता है अपेक्षाकृत क्षोभ मंडल के, ठीक है। तो ये इसको अवशोषित कर लेगी या परावर्तित कर लेगी। अब अगर मान लीजिए इसकी सांद्रता में कमी होती है तो ये जो यूवी विकिरण है
ये पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगा और पृथ्वी की सतह पर रहने वाले जीवधारी और पेड़ पौधे दोनों के लिए हानिकारक होता है। जीवधारियों के लिए कैसे कि उनकी अगर बात करें उनकी स्किन पे पड़ेगा तो ये स्किन का कैंसर पैदा कर सकता है, ठीक है। और पेड़ पौधों में भी ये उनके भी लिए लाभदायक नहीं होता, ठीक है। मोस्टली उनमें भी क्या करता है ये एक तरीके से उनकी जो प्रजातियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है या उनके क्षरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो था ओजोन परत मतलब किस तरीके से हमारे लिए काम करती है, तो छलनी या फिल्टर का काम करती है, यानी कि हानिकारक किरणों को वहीं पर रोक लेती है और अच्छी किरणों को पृथ्वी तक भेज देती है। अब देखिए ओजोन परत का छिद्र कहाँ पे है या कैसे है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आया? चलिए अब बात करते हैं ओजोन परत के छिद्र की। तो ओजोन परत की जो औसतन मोटाई मानी गई है वो मानी गई है लगभग 300 डाल्सन। औसतन मोटाई लगभग 300 डाल्सन है। और अगर कहीं पे ये मोटाई 220 डाल्सन से कम हो जाए तो वहां पे हम लोग बोल देते हैं कि ओजोन परत में क्या हो चुका है, छिद्र हो चुका है। वहां पे क्या बोल देते हैं, ओजोन परत में छिद्र हो चुका है। अब ओजोन परत के छिद्र की अगर आप बात करें तो 1984 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ फोरमैन। एक ब्रिटिश विद्वान थे, इन्होंने अंटार्कटिका का दौरा किया था। तो अंटार्कटिका के पास देखिए पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है, मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, इसको आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक हिस्सा, और निचला हिस्सा जो है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो साउथ पोल के आसपास का जो क्षेत्र है उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। अंटार्कटिक, आपने 7 महाद्वीप पढ़े होंगे, उसमें एक महाद्वीप आता है अंटार्कटिका, ठीक है। तो अंटार्कटिक महाद्वीप के ठीक ऊपर का जो ओजोन लेयर है, इसके ऊपर की जो ओजोन लेयर है उसमें इन्होंने सबसे पहले छिद्र को देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहली बार ओजोन परत की सांद्रता में कमी या उसके छिद्र का पता चला, ठीक है। ये तो हुई ओजोन परत के छिद्र की बात। अब बात करते हैं कि ओजोन परत के छिद्र के लिए उत्तरदायी क्या क्या चीजें हैं या किस कारणों से वो छिद्र बढ़ता जा रहा है या बढ़ता जा रहा था अभी पिछले दिनों में, ठीक है। तो उनके बारे में भी बात करते हैं, ठीक। चलिए, उसमें 2 तरीके के कारण होते हैं, उसमें प्राकृतिक कारण भी है, उसमें मानव जनित कारण भी है। जो ओजोन परत का छिद्र है, चलिए उसके लिए देखते हैं। ओजोन क्षरण, ठीक है, इसका जो क्षरण के कारण कौन कौन से हैं? 2 तरीके के कारण आप ले सकते हैं। उसमें प्राकृतिक चीजें भी हैं जो उत्तरदायी हैं, इसमें प्राकृतिक, और दूसरी है मानव जनित। प्राकृतिक में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मानव जनित में क्वेश्चन पूछता है क्योंकि प्राकृतिक कारण जो है उनको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, वो तो चलते रहेंगे, बट मानव जनित में हम लोग कमी कर सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में क्या है, देखिए सूर्य जो होता है उसके ऊपर कुछ धब्बे पाए जाते हैं, इनको सौर कलंक बोलते हैं, ठीक है। तो सौर कलंक से कुछ सौर ज्वालाएं निकलती हैं, तो उनके द्वारा भी ये ओजोन परत का क्षरण होता है। यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं सौर कलंक जो है, जो सूर्य पे बनते हैं, 11 साल में लगभग बन के पूरे होते हैं, 11 साल में लगभग समाप्त होते हैं, 22 सालों का जीवन चक्र होता है, ठीक है। दूसरा, जो पछुआ पवनें चलती हैं, ठीक है, पछुआ पवनें जो चलती हैं पृथ्वी पर, वो भी इसके लिए नुकसानदायक होती हैं, पछुआ पवनें, ठीक है। और ध्रुवीय पवनें जो होती हैं, ध्रुवीय पवनें, ये भी इसके लिए नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये तो है हमारा प्राकृतिक कारण। अब मानव जनित कारणों में देख लेते हैं। मानव के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे उत्पाद जो हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो CFC आता है, ठीक है। इसका हिंदी नेम है फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
दूसरा आता है, अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, एसी से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ठीक है, और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा HCFC, ये है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही संवर्धित रूप है, या कह दीजिए उसका बेहतर रूप है, ठीक है, जो उसके विकल्प के लिए बनाया गया था, बट ये भी हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए। तीसरा आता है ब्रोमीन, ठीक है। चौथा आता है CCl4, ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और एक आता है NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सारे वो मानव जनित तत्व हैं जिनसे हमारा ओजोन लेयर अभी उसको क्षति पहुंच रही थी, उसका क्षरण जारी था। अभी देखिए वर्तमान में जो लॉकडाउन है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन से या लॉकडाउन के करने से विश्व में ओजोन परत पे अच्छा इफेक्ट पड़ा है, वो सुधरी है। वास्तव में लॉकडाउन से प्रदूषण में तो कमी आई है, बट प्रदूषण से ओजोन लेयर का कोई इतना बड़ा डायरेक्ट आप नहीं कह सकते कि उसका इफेक्ट पड़ा है। विद्वानों का मानना है कि जो ध्रुवीय पवने हैं, ठीक है, इनसे कुछ ऐसा इफेक्ट बना है कि वहां पे ओजोन लेयर के क्षरण में कमी आई है और उसकी सांद्रता बढ़ी है। थोड़ा बहुत प्रदूषण का इफेक्ट भी रहा होगा, आप कह सकते हैं प्रदूषण का भी इसमें फर्क पड़ा होगा, बट वर्तमान में हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ओजोन परत के क्षरण में अब कमी आई है और वो फिर से अच्छी स्थिति में बनती जा रही है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात आती है कि ओजोन डे होता है, ठीक है, ओजोन दिवस, इसको भी बहुत पूछता है। ओजोन दिवस ये आता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस आता है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और ओजोन परत के लाभ मैंने बताए थे, या इसके मतलब क्षरण के नुकसान क्या थे। इसके क्षरण से त्वचा पृथ्वी पर यूवी विकिरण आएगा, जिससे त्वचा कैंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका मुख्य प्रभाव है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया था कि अच्छा एक चीज और है कि ओजोन वाला जो चैप्टर है ये जनरल कंपटीशन में भी लाभदायक, आजकल करंट में था तो पूछा जा सकता है। उसके अलावा टेट के एग्जाम में भी कई बार इसको यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो जनरल कंपटीशन और टेट एग्जाम दोनों के लिए लाभदायक है। तो उसी पर्पज से मैंने इसको बनाया है वीडियो को। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हुए मैं इसको अभी कंप्लीट करूंगा। अगर इसमें कुछ बचा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए कोशिश करूंगा कि वो यहाँ पे आपको बता दूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप फिलहाल इसको पढ़िए और जो भी चीजें आपको इसमें समझ नहीं आती तो मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं क्या चीज आपको ऐसी है जो समझ नहीं आई, मैं फिर से उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।